दोस्तों स्वागत है आपका। आज बड़ी खबरों में बात करेंगे किसान और सरकार के बीच पिघली तनाव के बर्फ, दो मुद्दे पर होगी रजामंदी। दोस्तों अगली खबर में बात करेंगे राहुल को राजनाथ का जवाब, मैं किसान और मोदी गरीब घर में पैदा हुए, खेती के बारे में उनसे ज्यादा कौन जानता है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे पंजाब में मोबाइल टावरों को निशाना बनाने पर भड़का रिलायंस जियो, सीएम और डीजीपी से की शिकायत। दोस्तों वहीं अगली खबर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने की किसानों के साथ खाना खाया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान और सरकार के बीच पिघली तनाव की बर्फ, दो मुद्दे पर रजामंदी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्र की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को फिर सरकार के साथ बातचीत की। इस वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने समिति बनाने की सहमति दे दी है। यह किसानों और सरकारों के बीच छठे दौर की बैठक थी। अगली बैठक में 4 जनवरी को होगी। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन ने जो 4 मुद्दे रखे थे उसमें से 2 पर सरकार यूनियन के बीच सहमति हो गई है। इसमें पहला मुद्दा पर्यावरण और पराली का है, जिस पर दोनों पक्ष रजामंद हो गए हैं। दूसरा मुद्दा बिजली का था। इस पर यूनियन की मांग थी कि किसानों की सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखनी चाहिए। इस पर भी सरकार का यूनियन में सहमति हो गई है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल को राजनाथ का जवाब, मैं किसान और मोदी गरीब घर में पैदा हुए, खेती के बारे में उनसे ज्यादा जानते नहीं है राहुल गांधी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। देश में व्यापक पैमाने पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें ने किसानों के बीच गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की। हमने कई किसानों से बात की है। किसानों से मेरा केवल यही अनुरोध है कि खंडवार चर्चा की जानी चाहिए और यह केवल हाँ या नहीं में नहीं होनी चाहिए। हम जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सिख भाइयों को हमेशा भारत की संस्कृति की रक्षा की है, देश के स्वाभिमान की रक्षा की है, उनके योगदान को याद किया है। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे ज़्यादा कृषि के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान और PM मोदी गरीब माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए हम किसानों के खिलाफ फैसले नहीं ले सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पंजाब में मोबाइल टावरों को निशाना बनाने पर भड़का रिलायंस जियो, सीएम और डीजीपी से की शिकायत। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा था। अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं आगे हम आपको बताते हैं पंजाब के किसानों की ओर से जियो मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेतावनी के बाद मंगलवार को राज्य पुलिस हरकत में आई है और टावरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही राज्य में संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को अपनी देखरेख में मोबाइल टावरों को दुरुस्त करवाने में सहयोग दिया जा रहा है। के अनुसार पंजाब में 3.9 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग, इनमें रिलायंस जियो के अनुसार करीब 1.5 करोड़ लोग इनकी सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि सूबे में 1561 मोबाइल टावरों की सेवाएं बाधित हुई हैं, जिसमें 440 टावरों की मरम्मत की जा चुकी है। पंजाब के सभी 22 जिलों में कुल 21,306 मोबाइल टावर हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए राज्य पुलिस को निर्देश दिए थे कि मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। हालांकि राज्य पुलिस ने अब तक टावरों को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में एक भी FIR दर्ज नहीं की है। वहीं मंगलवार को राज्य पुलिस ने टावरों पर संचार सेवा बहाल करने का ज्यादा ध्यान दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार, छठे दौर की बैठक खत्म, अगली मुलाकात 4 जनवरी को। दोस्तों हम आपको बताते हैं दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन आज 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है। शीतल लहर घटता तापमान की उनका हौसला नहीं तोड़ सका। आज सबकी निगाहें किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की बैठक पर टिकी है। बैठक की सफलता असफलता पर ही इस आंदोलन का भविष्य टिका। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जिन सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ उनके समर्थकों को जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब इस आंदोलन की लहर बिहार भी पहुंच चुकी है, जहां से किसी तरह के प्रदर्शन की बात अब तक सामने नहीं आ रही थी। पंजाब की गायिका नेजिब ने आज देर शाम सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं रोज प्रदर्शन की वीडियो देखती हूँ, किसान ने सभी का पेट भरते हैं, उनके लिए हम यहाँ आए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि तीनों कृषि कानून वापिस कर लिए जाएं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है केंद्रीय कैबिनेट ने दी आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी, 9 देशों ने दिखाई रुचि। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 9 मित्र देशों ने DRDO की ओर से विकासित अवकाश मिसाइल का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार ये दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के हैं। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की ओर से अनुमति मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की
इकाई इन देशों को इस हथियार प्रणाली का निर्यात करने के अवसर को तलाशेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार में एनडीए के सहयोगी के बीच बड़े तनाव का फायदा उठाने के फिराक में है राजद। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार में एनडीए के घटकों के संबंध में आई खटास का राजद लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद राजद को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद में शामिल हुए जदयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बुधवार को एनडीए में तनाव का फायदा उठाने का प्रयास करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में 15 विधायक उनका साथ छोड़ कर राजद में आने को तैयार हैं। रजक ने कहा, मौजूदा गठबंधन में सबको घुटन महसूस हो रही है, जहां मुख्यमंत्री प्रभावशाली भाजपा के समक्ष बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जदयू विधायकों ने उनके पाले आने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि राजद को आशा है कि अन्य विधायकों भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे। पिछली विधानसभा में जदयू के उपनेता रहे रजक ने कहा कि ये संख्या पार्टी के विभाजन की पर्याप्त हो जाएगी, जो कि दल बदल कानून के तहत गलत नहीं होगा। जदयू के पास फिलहाल 43 विधायक हैं। अरुणाचल प्रदेश का घटनाक्रम को लेकर राजद नेताओं के ताज़ा बयानों में रजक ने यह दावा किया कि उधर जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को हुई बैठक पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य में गठबंधन की राजनीति का आत्महनन करने को लेकर निंदा प्रस्तावित प्रकट किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में जो हुआ उसका असर बिहार पर नहीं होगा, लेकिन जदयू इससे आहत जरूर है। वहीं भाजपा नेता बार बार यह दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पार्टी ने जदयू नेताओं को खरीदा है। हालांकि राजद ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में दल बदल और बिहार में चिराग पासवान के लोकसभा के विद्रोह के संबंध में है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस नेता की सोनिया को चिट्ठी, कहा उद्धव सरकार में हो रही पार्टी को कमजोर करने की साजिश। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने महाविकास आघाड़ी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। इस संबंध में उन्होंने पार्टी की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने ईवीएम सरकार में कांग्रेस में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई कांग्रेस में महासचिव का कहना है कि महाराष्ट्र की ईवीएम सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार में सहयोगी तौर पर बनी हुई है। शिवसेना और एनएसपी महाराष्ट्र में सरकार चलाने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि एनसीपी दीमक की तरह कांग्रेस पार्टी की कमजोर कर रही है। वहीं हम आपको बताते चलते हैं, राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को महाराष्ट्र सरकार में बड़ी संख्या में जमीनी स्तर पर संगठन का कोई काम नहीं मिल रहा है। आम जनता के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के मंत्रियों के विभाग का पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी रणनीति बनाकर हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी पार्टी के आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सोनिया को लिखे पत्र में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम इसे रोकने में विफल रहे। कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य की जनता के किए गए वादों पर कोई काम नहीं हो रहा है। पार्टी में पलायन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लफ्जियात कानून पर 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। लफ्जियात कानून पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे नायर जैसे 104 पूर्व आईएएस ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर इस कानून पर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया। लफ्जियात का नाम राइट विंग विचारधारा रखने वालों ने दिया है। इसमें कथित तौर पर मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को बहलाकर शादी करते हैं और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। केवल मनगढ़ंत कहानी है। यह एक तरफ का जघन्य अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ आपके प्रशासन ने किया है। दोस्तों पत्र में अधिकारियों ने पिछले हफ्ते मुरादाबाद में हुई कथित घटना का जिक्र भी किया है। लिखा है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर राशिद और सलीम नाम के शख्स को मारा गया, पीटा गया और बाद में एक पुराने मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें रशीद ने पिंकी नाम की लड़की से शादी की थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की मारपीट में पिंकी का गर्भपात हो गया। इसके अलावा बिजनौर का भी एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक अल्पसंख्यक लड़के पर जबरदस्ती 16 साल की हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में लड़की और उसकी मां दोनों ने इनकार कर दिया था। बता दें कि योगी सरकार झूठ बोलकर, साझा देकर या छल प्रपंच कर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश लाई है, जिसे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद साझा देकर, झूठ बोलकर या छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन कराने जाने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, ऐसा योगी सरकार का बयान था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर सेना ने किया ये खुलासा।
दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। श्रीनगर के लावापोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि मंगलवार को शुरू हुई इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। इधर मुठभेड़ स्थल के पास पत्थरबाजी कर रहे युवाओं को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं।